नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल RSJ एक्सेल जोन में आपका स्वागत है। आज हम पिछले ही अध्याय को कंटिन्यू करते हुए कुछ नए बिंदुओं के विषय में पढ़ेंगे, जिसका विवरण निम्नानुसार है। इस आज प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का पार्ट 2 है। इसमें हम निम्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। नंबर 1 दर्पण एवं इसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 2 गोलीय दर्पण तथा इसके प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। और तीसरा गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, जिनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। इन्हीं बिंदुओं को कंटिन्यू करते हुए हम सबसे पहले पढ़ेंगे दर्पण। जैसा कि आप सब जानते हैं, दर्पण क्या होता है। दर्पण को सामान्य रूप से समझिए, जो हम शीशा जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। दर्पण एक ऐसी वस्तु होती है जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब या छाया बनाती है। दर्पण चित्र में दर्शाया गया है। दर्पण की परिभाषा होती है ऐसा चमकीला परावर्तक पृष्ठ जो अपने सामने रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाता है, दर्पण कहलाता है। चित्र में दो प्रकार के दर्पण दर्शाए गए हैं, जैसे ए बी सी। तीन प्रकार के दर्पण हैं, लेकिन तीनों एक ही हैं। और डी ई एफ जी, इसमें चार प्रकार के दर्पण हैं, लेकिन चारों एक ही हैं। ये कैसे हम जानेंगे कि एक ही हैं? इनके परावर्तक पृष्ठ को देख के, परावर्तक सतह को देख के, किसी भी दर्पण में दो सतह होते हैं। एक सामने का सतह जो परावर्तक होता है, एक पीछे का सतह जो परावर्तक नहीं होता है, उसमें पेंट किया गया रहता है। जैसे ए नंबर में देखेंगे हम, ये सामने का सतह है, ये परावर्तक सतह है और नीचे पेंट किया हुआ है। बी नंबर में देखेंगे, उसका ये परावर्तक सतह है और ये पेंट किया हुआ सतह है। सी नंबर में जाएंगे, ये परावर्तक सतह है, ये पेंट किया हुआ सतह है। इसी तरह डी में जाएंगे तो ये पेंट किया हुआ सतह है और ये परावर्तक सतह है। इसमें ये पेंट किया हुआ सतह है, ये परावर्तक सतह है। इस तरह से कुल मिलाकर किसी भी दर्पण में दो सतह होते हैं, एक परावर्तक सतह और एक पेंट किया हुआ सतह। इन सतहों के आधार पे हम दर्पण को दो भागों में बांटते हैं। नंबर 1 समतल दर्पण और नंबर 2 गोलीय दर्पण। चित्र में जो ए बी एवं सी तीन दर्पण दिखाए गए हैं, ये तीनों समतल दर्पण हैं। और दूसरे चित्र में डी ई एफ जी दिखाया गया है, ये चारों गोलीय दर्पण हैं। अब मन में ये आ रहा होगा कि इनको समतल दर्पण क्यों बोला जा रहा है और इनको गोलीय दर्पण क्यों बोला जा रहा है। समतल दर्पण वो होता है जिसका परावर्तक सतह बिल्कुल समतल हो। तो इन तीनों चित्रों में देखिए, ये परावर्तक सतह है, बिल्कुल एक सीधाई में है। दूसरे चित्र में ये परावर्तक सतह है, ये भी एक सीधी रेखा के रूप में है। तीसरे चित्र में ये परावर्तक सतह है, ये भी सीधा है। यानी कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो, वो कहलाता है समतल दर्पण। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोलीय हो, यानी कि गोलाकार हो, वो कहलाता है गोलीय दर्पण। इसमें ये भी देखिए गोलाकार है, ये भी गोलाकार है, ये भी गोलाकार है और ये भी गोलाकार। चारों दर्पण जो हैं गोलाकार है, इस कारण से इनको कहा जाता है गोलीय दर्पण। इस तरह से दर्पण दो प्रकार के हुए। पहला समतल दर्पण, यानी कि जिसका परावर्तक सतह समतल हो, और दूसरा गोलीय दर्पण। इन दोनों की परिभाषा नीचे दर्शाया गया है। गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलाकार होता है, इसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के हो जाते हैं, एक
अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसको कहा जाता है? ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह दबा हुआ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। ये देखिए, ये गोलीय दर्पण है। इसमें एक सतह पर पालिश की गई है और एक सतह परावर्तक है। तो इस दर्पण में हम देखेंगे कि उसका परावर्तक सतह कैसा है। पर यदि परावर्तक सतह दबा हुआ है तो वो होगा अवतल गोलीय दर्पण। यदि परावर्तक सतह उभरा हुआ है तो वो होगा उत्तल गोलीय दर्पण। अव का मतलब होता है दबा हुआ और उत्तल का मतलब होता है उभरा हुआ। तो इस दर्पण को हम देखेंगे, अवतल दर्पण को। इसमें देखिए परावर्तक पृष्ठ यहाँ पे दबा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे अवतल गोलीय दर्पण। दूसरे चित्र में देखेंगे, इसका परावर्तक पृष्ठ ये देखिए उभरा हुआ है, इस कारण से इसको कहेंगे उत्तल दर्पण। इस तरह से दोनों की परिभाषा बनती है। चित्र से ही हम परिभाषा को डिक्लेयर करेंगे। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो, अवतल गोलीय दर्पण कहलाता है। और ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, उसे कहते हैं उत्तल गोलीय दर्पण। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ है, यहाँ पे परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर उभरा हुआ है। जब दबा हुआ परावर्तक पृष्ठ हो तो वो अवतल दर्पण होगा, जब उभरा हुआ परावर्तक पृष्ठ हो तो वो उत्तल दर्पण होगा। अब पढ़ेंगे हम गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। यहाँ पे हम मुख्य बिंदु के बारे में बताएंगे कि ये गोलीय दर्पण बनते कैसे हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है? कांच का एक खोखला गोला होता है, एक तरह से आप समझिए बॉल, गेंद, खोखला गेंद देखे होंगे, उसी तरह से कांच का एक खोखला गोला होता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया। इस गोले को यदि हम साइड से काट देंगे, एक कटोरे जैसी संरचना प्राप्त होगी, इस तरह से। अब इस कटोरे जैसी संरचना में हम एक सतह पे हम पेंट कर देंगे तो दूसरा सतह परावर्तक बन जाता है। इसे इस प्रकार से गोलीय दर्पण को बनाया जाता है। एक खोखले कांच के गोले को काट कर इसे बनाया जाता है। जैसे ये गोला है, यहाँ से काट के इधर साइड पेंट कर दिए तो परावर्तक पृष्ठ दबा हो गया, इस कारण ये अवतल दर्पण कहलाया। जैसे ये गोला है, इसको इतना काट के अलग कर दिए और इधर पेंट लगा दिए, इसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो गया, इस कारण से ये उत्तल दर्पण कहलाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि कोई भी गोलीय दर्पण एक खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है। तो कोई भी गोला जो होता है उसमें एक केंद्र होता है। ये देखिए, जैसे ये खोखला गोला है, इसका ये केंद्र है, और ये खोखला गोला है, इसका ये केंद्र होता है। इस केंद्र को कहा जाता है वक्रता केंद्र। और जो दर्पण होता है जिसको काट के बनाया गया होता है, उस दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, ठीक मध्य बिंदु, जैसे ये दर्पण है, इसका बीच का बिंदु ये है, इसको ध्रुव कहा जाता है। ये दर्पण है, इसका मध्य बिंदु ये है, इसको ध्रुव कहा जाता है। और दर्पण का जो केंद्र होता है वो कहलाता है दर्पण का वक्रता केंद्र। जैसे इस दर्पण का केंद्र ये हुआ, ये दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। यहाँ पे इस दर्पण का केंद्र ये हुआ, इसको वक्रता केंद्र कहलाएंगे। अगली परिभाषा आती है वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और केंद्र के बीच की जो दूरी होती है वो कहलाती है वक्रता त्रिज्या। यहाँ पे भी देखिए, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कहलाएगी वक्रता त्रिज्या। अगला बिंदु इसमें आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसको कहा जाता है? एक ऐसा रेखाखंड
जो दर्पण के वक्रता केंद्र एवं ध्रुव से ध्रुव को मिलाते हुए जाता है उसे मुख्य अक्ष कहलाता है। इसको किसको मिलाते हुए जा रहा है? ध्रुव और वक्रता केंद्र। तो सीधी सी परिभाषा हुई, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाला रेखाखंड दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। अगला आता है द्वारक, यानी कि दर्पण का जितना खुला हुआ भाग होता है जहाँ पे प्रकाश परावर्तित होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की सीधी दूरी इसका द्वारक कहलाता है। जैसे यम से लेके यम डैश इसका द्वारक है, ये यम से यम डैश इसका द्वारक है। इधर से किरणें आपतित होंगी इस दर्पण में, इधर से किरणें का आपतन होगा, इस दर्पण में इधर से किरणों का आपतन होगा। तो अब इससे संबंधित परिभाषाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। पहली परिभाषा होती है ध्रुव, जिसको दर्शाते हैं हम पी से। पी का मतलब होता है पोलर, पोलर की हिंदी होती है ध्रुव। तो ध्रुव किसको कहा जाता है? गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। जैसे ये गोलीय दर्पण है, इसका मध्य बिंदु कहलाएगा ध्रुव। दूसरी परिभाषा होती है वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अभी अभी हम बताए हैं कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है, तो उस गोले का जो केंद्र होता है वही कहलाता है दर्पण का वक्रता केंद्र। तो इस तरह परिभाषा क्या बनी? गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। सी का मतलब होता है सेंटर। अगली परिभाषा आती है वक्रता त्रिज्या। अभी अभी हम बताए हैं गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। वही परिभाषा यहाँ भी लिखी हुई है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अगला परिभाषा आता है मुख्य अक्ष। इसको भी अभी अभी हम बताए हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये देखिए गोलीय दर्पण का ध्रुव है और वक्रता केंद्र, इन दोनों को मिलाते हुए ये रेखा गुजर रही है, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। अगला आता है मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण जो होता है उसके मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। जैसे हम अवतल दर्पण में देखते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर ये किरणें जा रही हैं और जब जो किरणें दर्पण पर आपतित होगी तो उसमें परावर्तन अवश्य होगा। जैसे ये किरण जा रही, इसमें परावर्तन हुआ तो ये मुख्य अक्ष के इस बिंदु पे आके मिली है। फिर ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण जा रही, इसमें भी परावर्तन हुआ, ये मिल गई मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर। फिर ये मुख्य अक्ष के समांतर गई किरण, इसमें भी परावर्तन हुआ, यहाँ पे आके मिली। ये भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही, परावर्तन हुआ, यहाँ पे आके मिल गई। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी किरणें जा रही हैं परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु पर एकत्र हो रही है। तो जिस बिंदु पर ये एकत्र होती हैं उसे कहा जाता है दर्पण का मुख्य फोकस। वही परिभाषा में लिखा गया है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, ये देखिए इस बिंदु पे मिल रही हैं, ये दर्पण का कहलाता है मुख्य फोकस। उत्तल दर्पण में क्या होता है? ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें हैं, इनमें परावर्तन हुआ, ये सीधे वापस लौट गई। ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण है, इसमें भी परावर्तन हुआ, वापस लौट गई। लेकिन यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि ये तो किरण यहीं से वापस हो गई, लेकिन इनको हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होंगी। ऐसे ही ये भी किरण है, ये परावर्तन हुआ है, इसको हम धीरे धीरे पीछे बढ़ाएंगे यदि हम पटरी पेंसिल की सहायता से, तो ये इस बिंदु पे मिलेंगे।
इसी तरह ये भी समांतर किरणें जा रही, परावर्तन हुआ, डॉट डॉट करके मिलाएंगे, इस बिंदु पे मिलेंगे। ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है, इसमें भी परावर्तन हो गया, इसको भी बढ़ाएंगे तो यहाँ पे मिलेगी। इसीलिए यहाँ पे दो बिंदु लिखा गया, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती। इसमें तो मिल रही हैं, लेकिन इसमें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। इस कारण से इसे कहा जाता है मुख्य फोकस। यानी कि जिस बिंदु पर मिलती हैं, उत्तल दर्पण पे ये मिलती हैं, अवतल दर्पण पे ये मिलती हैं और उत्तल दर्पण पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसे इस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। फोकस दूरी, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी। ये दर्पण का ध्रुव हुआ, ये हुआ फोकस। इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वह दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। इसमें ये ध्रुव हुआ, ये फोकस, इसके और इसके बीच की जो दूरी है वो दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अगला आता है द्वारक। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह की सीमा रेखा का व्यास द्वारक कहलाता है। जैसे ये गोलीय दर्पण है, इसका परावर्तक सतह यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ, तो ये जो दूरी होती है ये कहलाती है गोलीय दर्पण का द्वारक। यानी कि यहाँ से किरणें इतने में इसमें परावर्तित हो सकती हैं। इस दर्पण का द्वारक M1 और M2 है। तो छात्रों, यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगले पार्ट में कवर करेंगे। धन्यवाद। और जाते जाते एक अनुरोध है आपसे कि आप मेरे वीडियो को देखे होंगे। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। यदि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें, जिससे जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।